स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था राज्य के कार्य संबंधी सिद्धांतों में उदारवादी राज्य के कार्य को। आज हम लोग देखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। लोक कल्याणकारी, जिसको वेलफेयर स्टेट भी कहा जाता है, तो उसके बारे में देखिए। देखिए, इसको संशोधनात्मक उदारवाद भी कहते हैं, नैनी स्टेट भी कहते हैं, समाजवादी उदारवाद भी कहते हैं, आधुनिक उदारवाद भी कहते हैं। तो इस क्यों कहा जाता है? कहीं ना कहीं उदारवाद तो इसमें है, और उदारवाद हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। अब उसमें संशोधन की बात है, संशोधनात्मक उदारवाद मतलब उदारवाद में यदि कुछ संशोधन हुआ, वह किसका रूप ले लिया? लोक कल्याणकारी राज्य का। नाम से ही समझिएगा क्या है। लोगों के कल्याण के लिए राज्य यदि कार्य करे तो वह क्या कहा जाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। जैसे अपना इंडिया है, भारत। भारत में लोगों के कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है ना। जैसे फ्री में आप बच्चों को प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर भी क्लास में पढ़ाएंगे तो बहुत ही मिनिमल चार्जेस लगते हैं। आप हॉस्पिटल्स में जाइए गवर्नमेंट के, कम से कम उनकी जो बेसिक दवाइयां हैं वहीं से मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मामूली 1-2 रुपए या 5 रुपए की पर्ची लगती होगी। तो ये सब क्या है? लोगों के कल्याण के लिए ही तो सरकार कार्य कर रही है। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था चूंकि उदारवाद में कि लोगों को उसमें राज्य लोगों की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा बाधा नहीं डालेगा। स्वतंत्रता में लोग फ्री रहेंगे, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, या राजनीतिक स्तर पर हो। राज्य उसमें अड़ंगा नहीं डालेगा। लेकिन यहीं से निकल कर आता है संशोधनात्मक उदारवाद। यह कहता है, चलिए बाकी सब तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, लेकिन अगर जो आर्थिक गतिविधियां हैं इसमें तो सरकार को देख रेख करना चाहिए, उसमें लुकआउट करना चाहिए। हो सकता है कि समाज में सबकी स्थिति एक जैसी तो होती नहीं है, तो हो सकता है कोई बहुत ज्यादा गरीब हो, कोई अमीर हो। तो आर्थिक गतिविधियों पर सरकार का थोड़ा सा बहुत नियंत्रण आवश्यक है। किसने कहा था ये कहा था जे.एस. मिल भाई साहब ने। किसने कहा था? जे.एस. मिल। इसका मतलब इस लोक कल्याणकारी राज्य के ये कौन है? जनक है। और भी बहुत सारे हैं, ग्रीन है ना, एक और टी.एच. ग्रीन उनका नाम है शायद, और एक और थे, बेंथम भी थे, इसके समर्थक हैं। तो वो भी कहते थे कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के लिए कार्य किया जाए, तो वही लोक कल्याणकारी राज्य है। तो ये सब बातें इसमें थी, तो उसमें संशोधन किया गया पुराने वाले उदारवाद में, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? संशोधनात्मक उदारवाद। नैनी स्टेट क्या है? नैनी का मतलब एक तरह से ये होता है कि देखभाल करने वाला, कोई ऐसा हो जो देखभाल करे। अब यहाँ पे कौन देखभाल करे? स्टेट। मतलब राज्य यदि देखभाल करने लगे तो उस क्रम में इसको कहा गया नैनी स्टेट। कैसा देखभाल करे राज्य? भाई अब देखिए, आप लोगों ने देखा होगा सिगरेट के पैकेट पे कई बार, या उसके कहीं पोस्टर लिखा रहता है इन सब चीजों पे, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। या उस पर हम लोग कभी पढ़ते हैं कि उस पर 100% उस पर टैक्स लग गया, 200% टैक्स लग गया। जानबूझकर टैक्स लगाया जाता है ताकि लोग कम से कम सेवन करें। अब लोग एडिक्टिव हैं तो सरकार एकदम से तो बंद करती ही नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा एक कर का भी मामला है, राजस्व का मामला है। सरकार को उससे बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है। फिर भी सरकार उस पर चेतावनी देती है ताकि लोग उसका सेवन न करें, मद्यपान न करें, लोग शराब न पिए। यदि कोई ड्रीम 11 खेल रहा है तो उसके लिए एड में ये अनिवार्य है कि डाला जाए कि यह आदत एवं जोखिम भरा हो सकता है ना, उसमें आपके पैसे जा सकते हैं। तो ये सब सरकार क्या करती है? आपकी स्वतंत्रता पर ही तो रोक लगा रही है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो जो हैबिचुअल हो, है ना, अब सरकार उस पर क्या करती है? अगर टैक्स नहीं लगाती तो और ज्यादा पीता। टैक्स इतना लग गया कि जो भी उसके पीने की सामग्री है, जो पहले 10 रुपए की मिलती थी वो आज 20 रुपए की मिल रही है। तो सेवन तो उसका कम हुआ, मतलब कहीं ना कहीं स्वतंत्रता में बाधा तो हुआ। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब वो जा रहा है किसी से मिलने, टाइम दिया हुआ है मिलने के लिए बकायदे,
घर से निकला, बाल वगैरह एकदम जेल वगैरह लगा के, स्पाइक लगा के निकला। बाहर पिताजी या चाचा जी या कोई बैठे हुए हैं, ठंड का मतलब माहौल चल रहा है, कह दिए टोपी लगा लो, कह दिए टोपी लगा लो सर पे, ठंड लग जाएगी। तो जो भी आपके घर के गार्जियन हैं, वो कह तो आपके ठीक के लिए ही रहे हैं, भले के लिए रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर आपको लगेगा बताओ ऐसे जाएंगे बाल बिगड़ जाएगा, क्या अगला क्या सोचेगा सोचेगी, ऐसे बोलेगा ना। तो उसके स्वतंत्रता में कहीं ना कहीं बाधक तो हुआ। लेकिन क्या कर रहा है, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपकी देखभाल के लिए तो कर रहे हैं कि नहीं जाओगे तो ठंड लग जाएगी, बीमार पड़ जाओगे, लेकिन आपकी स्वतंत्रता में बाधा तो उत्पन्न हुई। नैनी स्टेट का मतलब वही हुआ कि आपको छूट तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल भी करेगा। इसलिए इसकी आलोचना भी होती है। जो लोक कल्याणकारी राज्य है तो इसमें इसकी इसीलिए आलोचना होती है कि तुम हद से ज्यादा दखलंदाजी करते हो। भाई हम कुछ भी गेम खेले, तुम्हें उससे क्या, हम कुछ भी पिए, कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ भी करें। तो ये क्या करती है, कहती उल्टे पुल्टे काम मत करो। अब जैसे मान लीजिए वो कहती हेलमेट लगाने के लिए, रोड सेफ्टी के लिए हेलमेट लगाना अनिवार्य है, आप नहीं लगाओगे तो तेल नहीं मिलेगा, पेट्रोल नहीं मिलेगा। अब क्योंकि सरकार जानती है कि भारत में अभी सबसे ज्यादा मौतें किसमें होती हैं, रोड एक्सीडेंट में, आए दिन मौतें हो जाती हैं। अब उसका कारण भी है, कुछ आप सड़क पे चले जाइए जरा, कुछ ऐसे हैं बाइक चलाने वाले बच्चे जो एकदम फिदाइन के जैसे चलाते हैं, जैसे लगता है कि आपकी गाड़ी में ही घुस जाएंगे एकदम उड़ा के, और एक ही बार ऊपर से छलांग लगाते हुए सीधे जाके स्ट्रेचर पर धपाक ऐसे गिरते हैं, है ना। और फिर वहां पे जाकर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बकायदे उनका एक तो खुला ही रहता है ऊपर से, और उसमें कुछ जोड़ तोड़ उनकी सर्किट के जोड़ तोड़ कर देता है डॉक्टर, फिर वो ठीक हो जाते हैं। तो उनको बाधा तो उत्पन्न हुई ना। अब सरकार इसीलिए कहता है, सरकार जब कहती है कि आप हेलमेट लगाइए, क्यों, क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए। अब इनको तो भाई हेलमेट लगा लेंगे तो सामने वाला देखेगा कैसे, है ना। तो वो क्या करते, उनको लगता है कि हमारे स्वतंत्रता में सरकार बाधक है, लेकिन सरकार तो उनके कल्याण के लिए कार्य कर रही है। तो लोक कल्याण का जो कॉन्सेप्ट आया ना इस तरीके से, इस तरह सामाजिक उदारवाद, आधुनिक उदारवाद, मतलब उदारवाद में जो समाज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कही जाए, जो उसमें चेंजेस हुए उदारवाद के अंतर्गत, वो हो गया लोक कल्याणकारी राज्य। तो इसके कार्य कुछ बताए गए हैं कि ये कैसा होना चाहिए। तो जेएस मिल साहब कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य में कम से कम लोगों के, सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्य करना चाहिए। सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कार्य करना चाहिए, और सरकार को आर्थिक गतिविधियों पर भी कंट्रोल थोड़ा बहुत करना चाहिए, एकदम से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर में सरकार के पास पैसा जब आएगा ही नहीं, तो सरकार लोगों के कल्याण के लिए कार्य कैसे करेगी। जैसे आए दिन आप देखते होंगे कि कहीं ना कहीं चाय पे चर्चा होने लगती है कि अरे सरकार बताओ इतना टैक्स बढ़ा दी, सरकार इतना ये कर दिया वो कर दिया। अब वो हर एक वर्ग में देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रेन से जाते हैं, उसी ट्रेन में बैठे हुए सब्सिडाइज टिकट लिए हुए लोग, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उसमें सरकार पैसा लगाती है ना टिकट में, उससे ज्यादा पैसा लगता है आपकी यात्रा में, आपको कम ही देना पड़ता है, सरकार का ज्यादा लगता है। तो क्या होता है, सरकार का पैसा ज्यादा लगता है, आखिर में उस पैसे का इस्तेमाल सरकार अन्य कामों में करती तो है। अब जैसे मान लीजिए इतने भारत इतना बड़ा है, इसमें इतने ज्यादा परिवार हैं जिसको क्या करना पड़ता है, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम के थ्रू सबको राशन का वितरण करता है सरकार, ताकि कोई भूखा ना सोए। इसका मतलब सरकार यह व्यवस्था करती है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसको कम से कम रोटी मिले। अब इस तरह से कपड़े के लिए कि भाई यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे कुछ वेतन मिलेगा, तो आपको कपड़े का प्रबंध तो आप कर ही सकते हैं, जो भी कपड़ा हो। मैं नहीं कह रहा हूं कोई बहुत डिजाइनर कपड़े लीजिए, लेकिन कम से कम उसका प्रबंध तो सरकार यही चाहती है कि लोग कर लें। अब इसके अलावा मकान, आप लोग देखे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी ऐसे मकान मिलते हैं लोगों को। तो सरकार प्रबंध तो कर ही रही है ना लोक कल्याणकारी राज्य। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान में जो भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स पॉलिसी, है ना।
ये का क्या कहा जाता है कि यदि पूछा जाए कि सरकार की लोक कल्याणकारी नीति कहाँ दिखती है हमारे संविधान में, तो यहाँ दिखती है। अब इसमें कहा क्या गया है कि सरकार कम से कम सोशल जस्टिस करेगी, सामाजिक न्याय करेगी और उसके अंतर्गत लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी। यदि मान लीजिए कोई नियम कानून भी अगर बन रहे हैं तो सरकार यह देखती है अभी भी कि किसी को उससे नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, किसी की मान्यता, किसी की धार्मिक मान्यता या किसी की प्रथाओं पे बहुत ज्यादा चोट तो नहीं पहुंच रही। अगर वो ठीक हो तो उस पर सरकार बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करती है। उसमें दिया गया है नीति निर्देशक तत्वों में कि यदि कोई कमजोर वर्ग है तो उसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय, इसकी बात कही गई है ना? कि सामाजिक न्याय मतलब कि समाज में जो जो हाशिए पर है उसके लिए भी कुछ मूलभूत जो प्रबंध करेगी वो सरकार करेगी। ठीक। आर्थिक न्याय मतलब रोजगार के साधन सरकार मुहैया करवाएगी अधिक से अधिक। लोग स्वतः तो कर ही सकते हैं लेकिन सरकार मुहैया कराएगी। अब उसमें देखिए आर्थिक न्याय में किस तरह से काम करती है सरकार कि जैसे कार्य के घंटे निश्चित कर देना कि आपको इतने घंटे ही कार्य करना है, क्योंकि जब अंग्रेज थे तो बहुत ज्यादा देर तक कार्य करवाते थे। उसके बाद ही तो हमारा संविधान बना कि एक नियम से चलेगा, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी चला सकते हैं। तो उसके तहत क्या हो गया कि आप आर्थिक न्याय में इस तरह से कि सबको कम से कम बेसिक तो कुछ तो पैसा मिल ही जाए। अब इसी के लिए देखे होंगे आप कि सरकार मनरेगा जो पहले चलाती थी, जो अब वीबी जी राम जी करके हो गया योजना का नाम, उसमें क्या हो गया, सरकार तो यही कोशिश करती है कि लोगों को उनके घर के आसपास ही जॉब मिल जाए ताकि उनको जो पैसे मिले बचत हो और आराम से अपने घर पर जाए, अपने परिवार के साथ खाएं पिए। तो ये भी तो आर्थिक न्याय की बात कर रही है सरकार। यह सोचती है कि काम के घंटे जो निश्चित किए जाए, कम से कम न्यूनतम वेतन निर्धारित करती है सरकार। इसलिए निर्धारित करती है कि ऐसा ना हो कि जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा हो बहुत ज्यादा आगे निकल जाए, जो बहुत कमा रहा हो बहुत कम कमा रहा हो बहुत नीचे ही रह जाए। उसको मेंटेन करने की भी सरकार कोशिश करती है। इसलिए महंगाई वगैरह भी लाती है, टैक्सेस इंपोज करती है सरकार। ठीक। कानून की अगर बात करें तो उसमें सरकार क्या करती है कि लोगों को ऐसे कल्याणकारी राज्य का उसमें सोच कहाँ दिखता है। आपने देखा होगा आज के समय में कई बार यूट्यूब पर ऐसे ऑनरेबल कोर्ट के वीडियो आ जाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति कहता है जज साहब से कि सर हमारे पास पैसे नहीं हैं वकील के, कृपया आप हमें वकील दे दीजिए। जज वहीं पर दे देते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उनको पैसा नहीं दिया जाता होगा, उनको सरकार के थ्रू पैसा दिया जाता होगा। वो व्यक्ति वहन नहीं कर सकता उस वकील की फीस, लेकिन सरकार देती है। ये भी हमारे डीपीएसपी में दिया हुआ है। तो ठीक इसी तरह से उस समय ये धारणा थी कि उस समय के जो विचारक थे वह यह कहते थे, मैं केवल भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा था कि जो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन उस समय के विचारक इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही बात करते थे। वो कहते थे राज्य कैसा हो, राज्य पुलिसिया स्टेट ना हो। पुलिसिया स्टेट मतलब कि आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल ना करे, लेकिन ऐसा भी नहीं हो कि आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम दे दे कि यू कैन डू एनीथिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं उस सड़क पे और पुलिस रोक रही है, आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो उसी से जाएंगे, हमको उसी पे जाना है, आप क्यों रोक दिए। ऐसा नहीं करना। आप कह रहे हैं कि नहीं हम महत्वपूर्ण हैं, लाइन में हम क्यों लगे। अब ऐसे ही सब लोग सोच लेने लगे तो अराजकता की स्थिति पैदा होगी कि नहीं। इसका मतलब आपको फ्रीडम तो है, लेकिन वह फ्रीडम ऐसा नहीं है कि एकदम से उस पर कोई रोक ही ना हो। उसको कहा जाता है युक्त युक्त निर्बंधन। उसको मतलब कि आपको फ्रीडम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनमानी कुछ जगहों पर आपको सरकार रोक लगा सकती है आपकी स्वतंत्रता पर। ठीक। इसी तरह से यहां पर पुराने विचारकों में जो मतलब यूरोपियन विचारक इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कहते थे। वो कहते थे कि सरकार का, लोक कल्याणकारी राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह सुरक्षा संबंधी चीजों को ध्यान में रखे। अब सुरक्षा कैसा भाई, हम सुरक्षित तभी हैं इस देश में जब कोई हमें सुरक्षा दे रहा है। किस तरह से सुरक्षा, जैसे मान लीजिए हमारे अगल बगल पड़ोसी मुल्क हैं। अब पड़ोसी मुल्क ऐसे तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मित्रवत संबंध है। अभी बांग्लादेश में देखिए वहां पर एकदम भारत के एंटी इंडियन मूवमेंट टाइप का चल रहा है चीज। पाकिस्तान के बारे में सबको पता ही है, चाइना के बारे में सबको पता ही है। तो इसका मतलब लोक कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व तो भी है कि अपने बाउंड्री के अंदर रहने वाले लोगों की रक्षा करें। किससे, बाह्य आक्रमणों से।
तो बाह्य आक्रमणों की रक्षा करने के लिए सरकार किसको नियुक्त करेगी? आर्मी को। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में खतरा केवल बाहरी वालों से है, अंदर अंदर के लोगों से भी तो है। जैसे अभी नक्सलवाद है, नक्सलवाद के अलावा कभी आए दिन, कभी कहीं कोई इंडियन मुजाहिदीन, कभी कुछ ऐसी चीजें निकल कर आती रहती हैं, है ना, उनसे भी खतरा रहता है। तो सरकार, आप देखते होंगे कई बार धरना प्रदर्शन या एजिटेशन इस तरीके से होने लगता है, तुरंत वहां पे देखते होंगे सरकार किसका डिप्लॉयमेंट करती है? रैपिड एक्शन फोर्स, सीआरपीएफ या अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। चुनाव करवाना होता है तो सरकार करती है ताकि निष्पक्ष चुनाव हो पाए। सरकार वेलफेयर स्टेट में यही तो कर सकती है। तो आखिर में सरकार के पास पैसा आएगा कहां से? ठीक। इसके अलावा पुलिस है। पुलिस क्या करती है? अब मान लीजिए कि यहां पर कोई व्यक्ति है गांव का, अब कोई कमजोर व्यक्ति हो, अब उसको गांव का कोई मजबूत व्यक्ति वो क्या करने लगे कि उसको प्रताड़ित करने लगे। उसको क्या करना है? बस 112 मिलाना है। अब उसके साथ जो खड़ा होगा, उस कमजोर व्यक्ति के साथ जो खड़ा होगा, वो राज्य खड़ा है, मतलब पुलिस खड़ी है उसके साथ, कम से कम कागज पर तो खड़ी ही है। तो पुलिस खड़ी है। अब पुलिस से बड़ा कौन होगा? गुंडा, है ना। पुलिस से अगर पुलिस वहां पर आ जाए तो पुलिस से कोई लड़ लेगा क्या? जिसके पास भाई वो लठ बजाते हुए ले जाएगी पुलिस। ठीक है। तो इसका मतलब राज्य हमें ऐसे लोगों से भी सुरक्षित महसूस करवा रहा है कि जो हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है। तो राज्य आखिर में लोगों के कल्याण के लिए तो कार्य कर रहा है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ लोक हित के कार्य होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे ना हो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूल में, तो सरकार ने उसके लिए व्यवस्था कर रखी है। क्या? गवर्नमेंट के स्कूल, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे जाना है, बच्चों को पढ़ाना है। हॉस्पिटल, लोगों के पास हो सकता है पैसे ना हो दवा करवाने के लिए, तो लोग कहाँ जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक से एक डॉक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पेशेंट इतने देख चुके होते हैं कि उनके पास अनुभव बहुत ज्यादा होता है। तो कम पैसे में ही आपको बहुत गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल जाता है। तो सरकार ये भी तो कर रही है। सड़कें, आखिर जिन सड़कों पे हम चल रहे हैं सरकार ही तो बनवा रही है। किसके पैसे से बनवा रही है? अगर वो आर्थिक गतिविधियों पे कंट्रोल ना करे, वो हमसे टैक्स ना ले, तो बनवाएगी कहां से सरकार? ठीक। तो सरकार के पास पैसा आने का साधन यही तो है, जो लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में सरकार पैसे लेती है और लोगों के हित के लिए कार्य करती है। इसमें और भी होता है कि योजनाबद्ध तरीके से कार्य होता है, ताकि हम एक विद इन द टाइम फ्रेम, एक विद इन द टाइम पीरियड हम इस कार्य को कर सकें। ये लोक कल्याणकारी राज्य की पहचान है। तो यह सब जो बातें थी, यह लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत आती थी। इसके अलावा वैदेशिक संबंध, वैदेशिक संबंध कैसे होने चाहिए? अब मान लीजिए हमारे पड़ोसी देश से हैं, तो कम से कम लोक कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य यह है कि हमारे वैदेशिक संबंध बहुत शांतिपूर्वक हों, मित्रवत हों। ऐसा नहीं कि हम एकदम लगे पड़े हैं, कि हम अपना पूरा ब्रह्मोस लगाए पड़े हैं कि एकदम तुम्हारे ही तरफ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसा, उससे क्या होता है ना कि युद्ध का माहौल क्रिएट हो जाता है, और युद्ध के माहौल में कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, उसके अपने डिमेरिट्स होते हैं। यह सब बातें जो थी वह किसमें थी? लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत। इसका मतलब ऐसा राज्य, राज्य का वह कार्य जो लोगों के कल्याण के लिए होने लगे। अब यह उस समय चला कहां पर? पश्चिमी देशों में। उस समय चलने के, और लेकिन फैल गया हर एक देश में। उस समय अधिकतर जो थे वो कैपिटलिस्ट माइंडसेट के थे। आगे हम लोग पढ़ेंगे, पूंजीवाद देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। पूंजीवादी देश थे, पूंजीवादी। ठीक। अब पूंजीवादी जो देश थे उस समय, वह बस पैसे कितना हम कमा लें, कितना अपने आप को, पूंजीवादी देश में क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था कौन कंट्रोल करता है? उसकी अर्थव्यवस्था कंट्रोल करता है एक पूंजीपति वर्ग, वही कंट्रोल करता है, क्योंकि उसके पास पैसे ज्यादा हैं, वो सरकार को कंट्रोल करता है। और समाजवादी में सरकार कंट्रोल करती है। ये दोनों के बीच का है कि हम कुछ कुछ चीजों पे हम ही क्या बोलेंगे, हम ही उस पर कार्य करेंगे। जैसे आर्थिक गतिविधियां हम देखेंगे, सरकार यह सुनिश्चित करती है। तो क्या हो गया, उस समय अधिकतर देश पूंजीवादी थे। अब जब आर्थिक मंदी आई, वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 में,
उसके बाद से कई सारे देशों को ऐसे कार्य करने पड़ेंगे जो लोक कल्याणकारी थे। जैसे अब देखिए, उसके जैसे वर्ल्ड वार हुआ, वर्ल्ड वार में क्या हुआ कि एकदम तहस नहस, बहुत सारे देश एकदम बर्बाद की स्थिति में पहुंच गए। अब वहां सरकार अपने पास से लोगों को रोजगार दे रही है। हालांकि रोजगार का कार्य सरकार का वहां पे नहीं था, पूंजीवादी वो प्राइवेट कंपनियां देखती थी, लेकिन सरकार दे रही है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास कुछ पैसे आए, पैसे आए तो लोग उसका खर्च करें। जब उसको खर्च करेंगे तभी तो सामान बनेगा और तभी तो इंडस्ट्री चलेगी। तो यह सब अवधारणाएं तब से आई और ये फिर आगे चल पड़ी। और कुछ हद तक ये चीजें सही भी हो। जैसे मान लीजिए जब कोई कमजोर वर्ग है और उसको अगर इतनी सुरक्षा मिल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, इन सब चीजों की, तो वो सुरक्षित ही महसूस करेगा। तो यह था लोक कल्याणकारी राज्य। अब इसी तरह से हम लोग आगे देखेंगे और समाजवाद और ये सब, इन सब जो टॉपिक्स है उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। और इससे संबंधित यदि कोई भी प्रश्न हो आपका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जनवरी के फर्स्ट वीक में हम लोग अपना करंट की क्लास हम लोग चालू करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यह चीज़ लोगों को शेयर करिए ताकि उनको ही पता चल सके, है ना। और वो जो भी जिस भी एग्जाम में बैठते हों उनके लिए आसानी हो, समझ रहेगी, तो आप आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।